केरला का आलुवा घनी हरियाली, उफान भरती नदी और चिड़ियों के शोर से ढका हुआ एक आम शहर। 7 जनवरी 2001 संडे की शाम केरला के आलुवा के लिए एक आम शाम थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मंडे की तैयारी कर रहे थे। पूरे शहर में सब कुछ एकदम सामान्य था, सिवाय एक घर के, द मंजूरन हाउस। मंजूरन हाउस के सन्नाटे को एक टेलीफोन के बजने की आवाज चीर रही थी। फोन करने वाला शख्स था जोसेफ, जो अपनी बहन मेरी को फोन कर रहा था। उस दिन मेरी उससे मिलने के लिए जोसेफ के घर आने वाली थी, लेकिन ना वो घर आई और अब ना ही फोन उठा रही थी। ना ही मेरी, ना उनके पति ऑगस्टीन। नोबडी वाज आंसरिंग द कॉल। शुरुआत में जोसेफ ने सोचा कि शायद पूरा परिवार किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, जोसेफ न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। ऑगस्टीन इस तरह का इंसान ही नहीं था जो अपने परिवार को छोड़कर बिना बताए कहीं चला जाए। रात करीब 9:30 बजे परेशान होकर जोसेफ अपने एक रिश्तेदार सनी के साथ मंजूरन हाउस पहुंचा। घर में एकदम हॉन्टिंग सा सन्नाटा था, एकदम खामोश अंधेरा। बाहर का लोहे का गेट लॉक्ड था और वो पूरा 2 मंजिला घर एकदम खामोश था। ना अंदर कोई रोशनी थी, ना किसी रेडियो टीवी की आवाज और ना ही किसी के बोलने की गुनगुनाहट। जोसेफ ने गेट के पास खड़े होकर आवाज लगाना शुरू करी। कुटप्पन, मेरी, बेबी, कुटप्पा। लेकिन अंदर से जवाब में खाली उनके आवाज की गूंज वापस आई। जोसेफ ने गेट को थोड़ा धक्का दिया और अंदर आंगन में कदम रखा। वरांडे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी चीज दिखी। सुबह का दूध का पैकेट वहीं पड़ा हुआ फट चुका था। उस पे मक्खियां भिनभिना रहे थे और थोड़ी दूर पर अखबार एकदम वैसे ही रखा था जैसे सुबह रखा। जोसेफ के माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने साइड वाली खिड़की के पास जाकर शीशे पर हाथ मारा, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उस खिड़की से उस टॉर्च को घर के अंदर मारा। जोसेफ के मुंह से एक ऐसी खतरनाक चीख निकली जिसने पूरे मोहल्ले के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। जोसेफ ने देखा कि घर के अंदर सफेद टाइल पर एक काली मोटी खून की परत जमी हुई थी और उस खून के बीच कुछ मुर्दा जिस्म आपस में उलझे हुए बेजान पड़े थे। उस घर में उस समय 6 लोग थे और 6 के 6 लोगों को मार दिया गया था। जोसेफ और सनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो अपने एक रिश्तेदार के पास गए और उसके बाद रात के करीब 11:30 बजे आलुवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई। और वहां से शुरू हुई एक कहानी जिसे बाद में लोगों ने मंजूरन हाउस मर्डर्स या फिर दी आलुवा मैसेकर भी कहा। वेलकम टू इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। आई एम जैन अनवर एंड दिस इज द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ अ हाउस वेयर 6 people were murdered and nobody knew who did it. केरला का आलुवा एर्नाकुलम से सटा हुआ एक आम टाउन है। पेरियार नदी के शांत और धीरे बहते पानी के किनारे बसा एक ऐसा टाउन जहां की हवाओं में सुकून और धीमापन था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सुख दुख का साथ देने वाले लोग हुआ करते थे। इनकी बातों की किलकारियां, इनके हंसने की गूंज पूरे आलुवा को एक साथ बांधे रखती थी। लेकिन 7 जनवरी 2001 को इस खुशनुमा और शांत शहर की रगों में एक ऐसा जहर दौड़ा जिसने आलुवा की शांति को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। ये एक ऐसा खौफ था जिसने एक ही झटके में 3 पीढ़ियों को खामोश कर दिया था। द मंजूरन हाउस मर्डर्स। आलुवा के स्टेशन रोड पर यह मंजूरन हाउस अब पुलिस की गाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। मंजूरन हाउस के मालिक 47 साल के अगस्टिन, जिनको प्यार से लोग कुटप्पन बुलाते थे, उनके और उनके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। अगस्टिन यानी कुटप्पन आलुवा के सबसे जाने माने और इज्जतदार लोगों में से एक थे। स्टेशन रोड पर ही उनकी हार्डवेयर की एक दुकान थी। शहर का हर दूसरा शख्स उन्हें एक सीधे, ईमानदार और खुशमिजाज आदमी के रूप में जानता था। उनका परिवार भी एक आदर्श और हंसता खेलता परिवार था। कुटप्पन के साथ उनकी पत्नी मेरी, उनके 2 छोटे बच्चे 14 साल का जसमन और 12 साल की दिव्या रहा करती थी। साथ ही में कुट्टप्पन के 74 साल की बुजुर्ग माँ
क्लारा और उनकी बहन यानी कि 42 साल की कुच्चू रानी भी रहा करती थी। ये सारे लोग एक ही परिवार के एक ही छत के नीचे बड़े सुकून से रहा करते थे। इनके घर में लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद जैसी कोई चीज कभी किसी ने नहीं सुनी थी। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई लड़ाई। ये एक एकदम साधारण परिवार था। लेकिन अब इनके घर के चारों तरफ पुलिस का घेरा बना हुआ था। लेकिन जब मेन गेट का ताला तोड़कर पुलिस के ऑफिसर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स घर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो वहां की हवा में एक अजीब तीखी सी जंग जैसी खून की बदबू थी। इतनी खराब कि सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स की भी सांस अटक गई। और अंदर का मंजर एक खौफनाक सपने जैसा था। सफेद फर्श पर खून का एक समुंदर फैला हुआ था। घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो कुटप्पन की मां क्लारा और उनकी बहन को चुराने की लाश पड़ी हुई थी। उनके सर, गले और सीने पर किसी ने एक धारदार हथियार से वार किया था। और कॉरिडोर से होते ही जैसे वो दूसरे कमरे के पास पहुंचते हैं, वहां का दृश्य और भी दिल दहला देने वाला था। वहां 4 और लाशें थीं, कुट्टप्पन की, उनकी बीवी मेरी की और उनके 2 मासूम बच्चों की। घर के हर एक सदस्य का कत्ल कर दिया गया था। एक ही रात में एक ही घर के अंदर 6 मर्डर्स। कैमरास की फ्लैशलाइट जब अंधेरे कमरों में चमकती तो दीवारों पर जम चुके खून के छींटे और धारदार हथियारों के निशान साफ नजर आते। लेकिन इस क्राइम सीन को जब इन्वेस्टिगेटर्स ने और अच्छे से छाना तो वहां उन्हें एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए, उनके रोंगटे खड़े कर दिए। कुट्टप्पन और मेरी के लाश के ठीक पास सफेद दीवार पर खून से एक तीर का निशान बना हुआ था। इन लोगों के खून से बने उस तीर के निशान ने पुलिस के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। क्या था यह तीर और किसने इसे बनाया था? ये सवाल आलूवा और पुलिस की रात की नींदें उड़ाने वाला था। और यही पुलिस की सबसे पहली गुत्थी बनी। पुलिस को यह गुत्थी सुलझानी थी कि इस तीर के निशान का क्या मतलब था। क्या इस परिवार को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना निशाना बनाया था, या फिर कोई माओवादी संगठन था जिन्होंने इस परिवार की हत्या करी थी और वो निशान छोड़ दिया था, या फिर क्या ये कोई नया मास सीरियल मर्डरर था जो अपना एक निशान छोड़ने जा रहा था। और ये मर्डर्स अपने आप में बड़े अजीब थे। घर में 6 हेल्दी लोग रहते थे, लेकिन सब आसानी से मारे गए। किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं की। आसपास लोग इकट्ठा हो रहे थे और लोगों के आते ही अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। और तभी वहां से एक और अफवाह निकली कि मामला किसी मर्डर्स का नहीं बल्कि शायद एक मास सुसाइड का मामला है। लोग ये बातें करने लगे थे कि ऑगस्टीन और उनका परिवार घर के अंदर कोई रिचुअल, कोई अजीब सी क्रिया कर रहा था और उसके अंत में सारे लोग मारे गए। और इस एंगल ने सबके दिलों में एकदम एक ठंडा सा डर भर दिया। लोग बताते हैं कि वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे मौत अभी भी घर के किसी अंधेरे कोने में खड़े होकर उन्हें चुपचाप देख रही हो। उस रात बंद दरवाजे के पीछे जो मौत का खेल खेला गया था, उसने मंजूरन हाउस को ऐसा बना दिया था कि उसके पास से गुजरने में भी लोग सिहर उठते थे। पुलिस के पास अब सवालों का एक ऐसा पहाड़ था जिसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शाम होते होते क्राइम सीन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जांचते वक्त सीनियर ब्रांच ऑफिसर के दिमाग में एक बात ने सबसे बड़ा धमाका करा। घर पर किसी भी खिड़की या दरवाजे को तोड़ा नहीं गया था। मेन डोर पर लगा हुआ लॉक भी एक्चुअली लगा हुआ था। इसका मतलब यह था कि मर्डर करने वाला इंसान बड़े ही आसानी से घर के अंदर आ गया था, या शायद वो घर का ही कोई मेंबर था। इस एक पॉइंट ने आलूवा की क्राइम ब्रांच की होश उड़ा रखी थी, क्योंकि एक तरफ वो तीर का निशान था जिसको सोच के लगता था कि शायद कोई माओइस्ट या कोई टेररिस्ट अटैक है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी स्ट्रगल के अंदर आ जाना, ये किसी नोन आदमी की तरफ इशारा करता था। और ये दोनों 2 अलग अलग डायरेक्शंस में थे। जब आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो पहली लीड सामने आई। कुट्टप्पन के परिवार के अंदर जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। शायद कुछ कोर्ट कचहरी का मामला भी था। कुछ लोगों ने बताया कि काफी वक्त से कुट्टप्पन और उनके भाइयों में इस चीज को लेकर लड़ाई चल रही थी। कुड दैट बी अ रीजन? पुलिस फौरन कुट्टप्पन के परिवार वालों के पास पहुंचती है और उनको घंटों इंटरोगेट करती है। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी लोकेशन और 6 से 7 जनवरी की रात उनके सारे मूवमेंट्स की एक सेकंड की टाइमलाइन चेक की जाती है। लेकिन 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा विटनेस नहीं मिला जो इन परिवार वालों को इन मर्डर से जोड़ सके।
हाँ, इनके परिवार में प्रॉपर्टी को लेके विवाद था, लेकिन क्या उससे इन सारे लोगों की बेरहमी से मौत की जा सकती थी? There was no proof, no evidence to link this family with the murders. जांच अभी भी बिखरी हुई थी कि तभी 8 जनवरी की सुबह कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने एक अर्जेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग बुलाई। उन्होंने एक नया और बेहद बारीक प्लान बनाया। ऑर्डर्स दिए गए कि 6 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर 7 जनवरी की सुबह 5 बजे तक रेलवे स्टेशन रोड से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति की लिस्ट तैयार की जाए। चाहे वो कोई काम करने जाता हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे कोई और, हर वो इंसान जो इस वक्त में एक्टिव था उसकी सूची बने। और इसके बाद घर घर जाकर पुलिस ने दरवाजा खटखटाकर एक एक इंसान से यही सवाल किया। और वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने वाली थी और उन रिपोर्ट्स ने इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पहली चीज तो ये कि सारे हमले बहुत क्विकली करे गए थे, इतनी तेज कि शायद मरने वाले को अपने डिफेंस करने का मौका भी नहीं मिला था। उन्हें डिफेंस करने का मौका नहीं मिला या उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। दूसरा, घर में ज्यादातर चीजें वही मौजूद थी, यानी चोरी इकलौता मोटिव नहीं रहा था। तीसरा ये कि घर के अंदर से कुल 10 फुटप्रिंट मौजूद थे, यानी कि शायद घर के अंदर एक से ज्यादा इंसान मौजूद थे। उसके बाद ये भी पता चला कि घर के अंदर के 2 लोग, यानी कि अगस्टिन की माँ क्लारा और उनकी बहन कुच्चू रानी को करीब रात में 10 सवा 10 बजे मारा गया था, बल्कि अगस्टिन की फैमिली रात में करीब 12 बजे मारी गई थी। ये 2 घंटे का गैप क्यों? क्या किलर जाकर वापस आया था या किलर घर के अंदर ही मौजूद था? बट द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट वाज समथिंग एल्स। जब लाशें डिस्कवर करी गई थी तो कुच्चू रानी, अगस्टिन की 42 साल की बहन, उनकी स्कर्ट थोड़ी उठी हुई थी। जब उनके वजाइनल स्वॉब्स लिए गए ये देखने के लिए कि कहीं कोई सेक्सुअल ऑफेंस तो नहीं हुआ है, तब उनके पास से ह्यूमन स्पर्म मौजूद मिला। लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि उनके साथ रेप हुआ है या नहीं, बिकॉज बॉडी पे और कोई इंजरीज नहीं थी। और इन सारी बातों ने केस को एकदम उलझा के रख दिया था। कोई क्लियर मोटिव, कोई क्लियर पर्सन, कोई क्लियर सस्पेक्ट अब तक नहीं मिला था। आलुओं का ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। पुलिस को तफ्तीश में यह भी पता चला कि 6 जनवरी को जब ये मर्डर्स हुए होंगे तब अगस्टिन और उनका परिवार साथ ही में करीब में एक पिक्चर देखने गया था। शायद ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कुछ लोगों को 10 बजे मारा गया और कुछ लोगों को 12 बजे। लेकिन इन सारी पूछताछ में जल्द ही एक गवाह सामने आया, एक ऐसा क्लू जिसने इस केस को फाइनली एक दिशा दी। और वो गवाह थी एक बुजुर्ग महिला। ये बूढ़ी औरत वहीं रेलवे स्टेशन रोड पर रहा करती थी। उनका एक नियम था कि वो हर सुबह तड़के 4:30 बजे उठकर पास के चर्च में प्रार्थना के लिए जाती थी। जब पुलिस टीम ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने 7 जनवरी की सुबह कुछ अजीब देखा था, तो उनके जवाब ने पुलिस को हैरान कर दिया। वो कहती हैं कि 7 जनवरी को सुबह जब वो चर्च के लिए निकल रही थी तो करीब 4:45 बजे उन्होंने मंजूरन हाउस से एक आदमी को बहुत तेजी से घबराते हुए देखा। वो कह रही थी कि उनको बात अच्छे से याद है क्योंकि वो आदमी बहुत ही परेशान लग रहा था, बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था और बड़ी तेजी से कहीं निकलता हुआ जा रहा था। पुलिस ने उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछा और तब इस औरत ने बताया कि वो आदमी कोई आम आदमी, कोई स्ट्रेंजर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो मंजूरन हाउस में अक्सर आया जाया करता था। उनका एक दूर का रिश्तेदार M.A. एंटनी, जिसे लोग प्यार से अंटप्पन कहते थे। एंड नाउ पुलिस फाइनली हैड अ नेम, M.A. एंटनी। M.A. एंटनी लेट 30s का एक शख्स था जो कुट्टप्पन का दूर का रिश्तेदार था और उनके परिवार का काफी करीबी। काफी आना जाना था उसका कुट्टप्पन के घर में। एंटनी का मंजूरन हाउस में इतना बेरोक टोक आना जाना था कि घर का कोई भी सदस्य उस पर कभी शक नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल यही था कि यही एंटनी सवेरे 4:30 पौने 5 बजे उस घर के पास क्या कर रहा था, खासकर तब जब घर के अंदर हर इंसान मार दिया गया था। पुलिस ने तुरंत एंटनी का बैकग्राउंड चेक करना शुरू करा तो पता चला कि वो पिछले कुछ वक्त से बेरोजगार था और उस पर काफी कर्ज चढ़ा हुआ था। पुलिस की टीम बिना कोई वक्त गवाए एंटनी के घर पहुंची और वहां पर उन्हें घर खाली मिला। एंटनी वहां से गायब हो चुका था। आसपास और उसके परिवार वालों से जब पूछा गया तब एक और अजीबोगरीब बात सामने आई। वो ये कि एंटनी कुछ वक्त से पैसों से परेशान था, कुछ लोगों से पैसे मांग रहा था क्योंकि उसकी दम्माम सऊदी अरेबिया में एक जॉब लगी थी और उसे वहां जाने के लिए कुछ 35-40 हज़ार रुपए चाहिए थे। 5 जनवरी तक उसके पास वो पैसे नहीं थे
लेकिन तभी 7 जनवरी को न जाने कहां से वो पैसे लेकर आया और अपने टिकट और वीज़ा के सारे पैसे एजेंसी को दे दिए। बस उसके कुछ दिनों बाद वो अपनी नौकरी करने के लिए दम्माम निकल चुका था। एक तरफ मंजूरन हाउस के मर्डर्स और दूसरी तरफ एम ए एंटनी के पास अचानक से पैसा आ जाना और उसका फौरन सऊदी अरेबिया निकल जाना, ये दोनों चीज़ें कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकते थे। अब शक की सुई सारे फैक्टर्स से हटकर सिर्फ एक एम ए एंटनी के ऊपर आ चुकी थी एंड पुलिस हैड अ लॉट ऑफ रीजंस टू बिलीव कि एम ए एंटनी ही इस केस के अंदर इन्वॉल्व है और कोई नहीं। लेकिन अब वो सऊदी अरेबिया जा चुका था, देश का बॉर्डर क्रॉस कर चुका था और ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी क्योंकि उन दिनों इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई एक्चुअल ट्रीटी नहीं थी, यानी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सालों का वक्त लग सकता था। लेकिन यही कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी बना। एंटनी को वापस लाने के लिए क्राइम ब्रांच ने अब एक चालाकी भरा ट्रैप रचना शुरू करा। पुलिस ने एंटनी के मोबाइल फोन और उसके घर के आसपास के लैंडलाइन की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एंटनी दम्माम पहुंचने के बाद रेगुलरली अपनी पत्नी से बात करने के लिए एक पड़ोसी के लैंडलाइन पर फोन करता था। कुछ ही वक्त बाद उस लैंडलाइन पर एंटनी का फोन आया। पुलिस ने उस फोन को टेप करा और उसके जरिए उस एजेंट का पता लगाया जिसके थ्रू ये दम्माम गया था नौकरी के लिए। पुलिस ने उस एजेंट को सारी बात बताई और उस एजेंट ने पुलिस की मदद करने के लिए एक और खेल खेला। एक दिन वो एंटनी को सऊदी में फोन करता है और कहता है कि एंटनी, तुम्हारी परिवार कोई मुसीबत में है, मेरे पास फोन आया था, तुम्हें फौरन अभी इंडिया के लिए निकलना होगा। एंटनी घबरा जाता है, उसको लगता है कि शायद मर्डर्स के सिलसिले में उसके परिवार को परेशान करा जा रहा है, इसलिए वो फौरन फ्लाइट पकड़कर मुंबई के लिए निकलता है। 16 फरवरी 2001 तब था मुंबई का सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट पर सादा कपड़ों में केरला पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम टर्मिनल के हर एग्जिट पॉइंट पर तैनात थी और जैसे ही एंटनी टर्मिनल के अंदर कदम रखता है उसे पुलिस चारों तरफ से घेर कर धर दबोचती है। एंटनी को कस्टडी में लेकर फौरन केरला लाया गया और वहां उससे मंजूरन हाउस में हुए हादसे की घंटों इंटेरोगेशन हुई। एज एक्सपेक्टेड एंटनी ने इस बात से हर चीज़ डिनाई कर दी। वो कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन पुलिस अपने तरीकों से सवाल करती रही और तभी एंटनी का झूठ टूटा। एंटनी ने फाइनली माना कि 6 जनवरी 2001 को मंजूरन हाउस के अंदर खेला गया खून उसी के हाथों से किया गया था और अब वो उस खूनी रात की दास्तान सुनाने जा रहा था। एक ऐसी दास्तान जो वहां बैठे पुलिस ऑफिसर्स को भी हैरान करने वाली थी। 6 जनवरी 2001 की शाम कुट्टप्पन अपनी पत्नी मेरी और अपने 2 बच्चे जिस्मन और दिव्या के साथ पास के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए। घर पर सिर्फ कुट्टप्पन की 74 साल की मां क्लारा और उनकी 42 साल की बहन कुच्चू रानी अकेली थी। एंटनी बताता है कि कुच्चू रानी ने उसे कुछ वक्त पहले कुछ पैसे देने के लिए कहा था। वो पैसों की ज़रूरत उसे अपने वीज़ा और टिकट्स के लिए थी। उस वादे के तहत वो रात के 10 बजे कुच्चू रानी से उन पैसे लेने के लिए उस घर पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर बाद कुच्चू रानी ने वो पैसा देने से मना कर दिया। उस वक्त अपने कर्ज और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से एंटनी को वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए थे। वो कुछ देर तक कुच्चू रानी से भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कुच्चू रानी साफ साफ मना करने लगती है और उसके बाद कुच्चू रानी और एंटनी के बीच एक तीखी बहस होती है। उस बहस में एंटनी अपने दिमाग का आपा खो बैठता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और गुस्से और घबराहट में एंटनी कुच्चू रानी को जोर से धक्का देता है। वो पीछे गिरती है और उसका सर दीवार पर जा टकराता है। खुद को बचाने और मदद के लिए जब कुच्चू रानी चिल्लाने लगी तो एंटनी घबराया। पकड़े जाने के डर में वो किचन एरिया से एक भारी कुल्हाड़ी और धारदार चॉपर उठाता है और कुच्चू रानी के सर और गले पर जोरदार हमला कर देता है। हमला इतना जोरदार था कि एक वक्त भी कुच्चू रानी संभल नहीं पाती। कुच्चू रानी की चीख सुनते हुए जैसे उनकी माँ क्लारा उसकी मदद के लिए आती है, एंटनी वही वार क्लारा के ऊपर भी करता है। थोड़ी देर के अंदर घर का सारा शोर, सारी चीखें एकदम खामोश पड़ जाती हैं। कुच्चू रानी एंड क्लारा और डेड। इस डबल मर्डर के बाद एंटनी चाहता तो घर से भाग भी सकता था, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में अब कुछ और चल रहा था। वो जानता था कि सब लोगों को पता था कि वो कुच्चू रानी से पैसे लेने के लिए घर आने वाला था। अगर ये मर्डर्स पकड़े जाते तो सबसे पहला शक एंटनी के ऊपर ही आता और तब एंटनी ने एक और चाल चली।
एंटनी ने मेन डोर और पीछे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, घर की सारी लाइट्स बुझाईं और पूरे 2 घंटे, रात के करीब 10:15 बजे से रात के 12 बजे तक उन 2 लाशों के साथ अंधेरे में कुट्टप्पन और उनके परिवार का इंतज़ार करता रहा। मिडनाइट के करीब कुट्टप्पन, उनकी पत्नी मेरी और उनके बच्चे फिल्म देखकर लौटे। कुट्टप्पन ने चाबी से मेन डोर का ताला खोला। घर में घोर अंधेरा था, एकदम खामोश। और जैसे ही कुट्टप्पन ने लाइट जलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एंटनी ने जोर से कुट्टप्पन के ऊपर भी हमला कर दिया। कुट्टप्पन जमीन पे गिर गए। उनको देख के मेरी चिल्लाने लगी, इसलिए फौरन उसने मेरी को पकड़ा और उसके ऊपर भी वही जानलेवा हमला करा। अब बचे घर के 2 मासूम बच्चे। एंटनी ने उनके ऊपर भी जरा सा रहम नहीं करा। थोड़ी देर में उनको पकड़ा, उनके मुंह दबाए और उनको भी वैसे ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। घर के सभी 6 लोगों को ख़त्म करने के बाद एंटनी ने जल्दबाजी में अलमारी से कुछ पैसे और लाशों के जिस्म से गोल्ड और कैश निकाला। उसने दीवार पर खून से तीर का निशान बनाया ताकि इन्वेस्टिगेशंस को गुमराह किया जा सके, और सवेरे सवेरे घर के बाहर ताला लगाकर चुपचाप उस घर से फरार हो गया। अगर वो चर्च जाने वाली बूढ़ी औरत उसे ना देखती तो किसी को पता नहीं लगता कि एंटनी उस रात मंजूरन हाउस में था। इन्वेस्टिगेशन रूम में सच जानने के बाद पुलिस वाले एकदम सन्न थे। एक इंसान लोगों की मर्डर करके 2 घंटे अंधेरे में, खामोशी में और लोगों का इंतजार करता रहा। मर्डर करते वक्त उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, सिर्फ 35-40 हज़ार रुपए के लिए। खैर, पुलिस को अब क्रिमिनल मिल चुका था और वो हर हाल में इस केस को क्लोज करना चाहते थे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। विक्टिम के रिलेटिव्स इस बात को लेकर एकदम कन्विंस नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि इस पूरे कांड को करने के लिए एक इंसान खाली जिम्मेदार नहीं हो सकता। सोचिए कि 6 लोगों को मार दिया, चले उनमें से एक औरत बूढ़ी थी, बाकी 5 लोगों में अपना डिफेंस भी नहीं पेश कर पाए। यह सच ये था कि और भी लोग इन्वॉल्व थे। उन रिलेटिव्स ने अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से केस सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सीबीआई ने पूरे मामले को दोबारा से देखा, एक डीपर रिसर्च करी, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करी, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके पास भी एक ही नाम था, एमए एंटनी। साल 2004 में एर्नाकुलम के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पहली बार इस केस को सुना। प्रोसिक्यूशन के पास कई सारे एविडेंसेस थे। कन्फेशन था, उस बूढ़ी औरत का एविडेंस था जिसने एंटनी को कुट्टप्पन के घर के पास देखा था, खून से सने हुए कपड़े थे, कई सारी चीज़ें थी जो एंटनी को इस खून से जोड़ती थी। केस को सुना गया और उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने एंटनी को फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जानी थी, जहां इस केस के कई हैरान कर देने वाले पहलू खुलने वाले थे। याद है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगस्टीन की बहन कुच्चू रानी, उनकी लाश एक अजीब हालत में मिली थी। उनकी स्कर्ट रोल करी हुई थी और उनके प्राइवेट पार्ट से ह्यूमन स्पर्म सैंपल्स मिले थे। नेचुरली उन सैंपल्स को प्रिजर्व करा गया था। दिसंबर 2002 में जब उन सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस हुआ तो पता चला कि उस स्पर्म सैंपल का डीएनए एंटनी से मैच ही नहीं करता था, यानी वो सैंपल एंटनी का था ही नहीं। इस बात को लेकर कोर्ट में बहुत तीखी आर्गुमेंट हुई और प्रोसिक्यूशन ने इस बात की दलील दी कि हाँ, मानते हैं कि वो सैंपल एंटनी का नहीं था, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एंटनी ने मर्डर नहीं करा? हो सकता है कुच्चू रानी का कोई कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा हो। लेकिन डिफेंस इस बात को कहता रहा कि स्पर्म का सैंपल मिलना इस बात का सबूत था कि वो चीज, वो सेक्सुअल एनकाउंटर मौत से कुछ ही वक्त पहले हुआ था। क्या वहां पर कोई और आदमी भी मौजूद था जिसने सारा काम करा था? वो सैंपल एंटनी का नहीं था तो 6 जनवरी की रात कुच्चू रानी के साथ उस घर में कौन था? इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को मंजूरन हाउस के अंदर से फर्श पर खून से सने 10 अलग अलग फुटप्रिंट्स मिले थे। हैरानी की बात यह है कि उन फुटप्रिंट्स को कभी एंटनी के फुटप्रिंट से मैच ही नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन ये कहता रहा कि फुटप्रिंट्स की जो फोटोज थे, जो फुटप्रिंट्स अपने आप में थे, वो कंक्लूसिवली थे ही इतने स्ट्रांग नहीं कि उनको मैच किया जा सकता था।
लेकिन डिफेंस ये बात बोलता रहा कि ये भी इस बात का सबूत है कि उस रात घर के अंदर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। और क्यों ऐसा हुआ कि उन फुटप्रिंट्स को एंटनी के फुटप्रिंट से मैच ही नहीं करा गया। वहाँ पर एक और बात सामने आई। प्रोसिक्यूशन कहता है कि उस रात एंटनी ने मोजे पहने हुए थे। उसके खून से सने हुए मोजे रिकवर भी किए गए। उन रिकवरीज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि पुलिस का एक आदमी कहता था कि एंटनी ने खुद ही रिकवर कराया, वहीं दूसरा आदमी कहता था कि नहीं नहीं साहब, एंटनी तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, उसने बस जगह बताई और वहाँ से रिकवरी हुई। इसको लेकर भी बहस हुई कि ऐसी इनकन्सिस्टेंसीज क्यों थी। लेकिन कोर्ट ने बोला कि इतने पुराने केस में ऐसी डिटेल्स का मिस हो जाना कोई आम बात नहीं थी, इसे भी इग्नोर किया गया। प्रोसिक्यूशन के पास एक और अच्छा हथियार था। घर के अंदर से एंटनी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, तो जाहिर बात है एंटनी उस दिन घर के अंदर मौजूद था। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस कुल्हाड़ी और जिस चाकू से एंटनी ने अपेरेंटली लोगों को मारा था, उस कुल्हाड़ी और चाकू पर एंटनी के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। डिफेंस कहता रहा कि क्योंकि एंटनी इनके घर रेगुलरली आया जाया करता था, इसलिए दरवाजे के नॉब पर, कुंडी पर, घर के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स मिलना कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 लोगों का मर्डर हुआ और उस मर्डर वेपन पर एंटनी के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। प्रोसिक्यूशन कहता रहा कि हो सकता है एंटनी ने उस वेपन को साफ करा हो, उन्हें किसी रुमाल से, किसी कपड़े से पोंछ दिया हो, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। दिस डज नॉट प्रूव कि एंटनी वो मर्डर्स नहीं करे। और एक और सवाल कि जब 5 जनवरी तक उसके पास पैसे नहीं थे, तो अचानक 7 जनवरी को उसके पास पैसे कैसे आ गए? एंटनी कहता है कि वो पैसे अगस्टिन ने उसे खुद दिए थे, लेकिन यही बात एंटनी की बीवी नहीं जस्टिफाई कर पाती। वो कहती है कि उसने कभी मुझे बताया नहीं कि पैसे कहाँ से आए। अगर वो पैसे अगस्टिन ने दिए थे तो एंटनी ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताया? और दूसरी चीज़, पुलिस के सामने एंटनी ने सारी चीज़ खुद कन्फेस करी थी, लेकिन पुलिस को दी गई कन्फेशन कोर्ट में एज अ विटनेस, एज अ टेस्टिमनी एडमिसिबल ही नहीं होती। एंटनी ने एक और टेस्टिमनी दी थी एक मैजिस्ट्रेट को, लेकिन वहाँ भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, क्योंकि वो टेस्टिमनी चेन्नई में दी गई थी, एक अलग स्टेट तमिलनाडु में, जहाँ लोग तमिल बोलते हैं और मलयालम नहीं। हालांकि तमिल और मलयालम थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन तब भी ट्रांसलेशन में काफ़ी चीज़ें मिस हो गई। डिफेंस ये कहता रहा कि क्या वजह थी कि उसको केरला से हटाकर तमिलनाडु ले जाकर उनकी कन्फेशन दिलाई गई। वो कहती रही कि पुलिस ने फोर्सफुली कन्फेस करा, और प्रोसिक्यूशन ये कहता रहा कि कैसे फोर्सफुली कन्फेस करा। उसके पास उसको इनफ ये बात पता थी कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, तब भी उसने वो कन्फेशन करी। एंटनी ने एक डॉक्टर के सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी करी, उसको भी वैल्यू रखा गया, और अंत में हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। खैर, 18 सितंबर 2006 को केरला हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखी गई। 22 अप्रैल 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रेयर ऑफ द रेयर कहा और उसकी फांसी की सज़ा को कायम रखा। 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये कानूनी लड़ाई अभी और चली। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसके मुताबिक डेथ पेनल्टी की रिव्यू पिटीशंस की हियरिंग ओपन कोर्ट में 3 जज के बेंच के द्वारा होना जरूरी कर दिया गया, और वहां से एंटनी के लिए एक नया दरवाजा खुला। 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्डिक्ट सुनाया। एंटनी की डेथ पेनल्टी को बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। कोर्ट कहता है कि अब तक किसी ने इस बात पर जरा भी जोर नहीं डाला कि किसी इंसान की रिफॉर्म होने की, उसकी रिहैबिलिटेशन की गुंजाइश है भी या नहीं। केरला स्टेट ये प्रूव ही नहीं कर सकती कि ये एक हार्डन क्रिमिनल है और इसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। उस कम्यूटेशन के बाद एंटनी को तिरुवनंतपुरम की ओपन प्रिजन और करेक्शनल होम में भेज दिया गया, और जून 2012 में केरला गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्रिजनर पॉलिसी के तहत उसे पैरोल ग्रांट कर दी। तो ये थी एंटनी की कहानी। कई सालों तक आलुवा के रेलवे स्टेशन रोड पर मंजूरन हाउस लोगों को डराता रहा। अपनी कहानी एक खौफनाक तरीके से खामोशी से सुनाता रहा। ये कहानी सिर्फ 6 लोगों के मर्डर की दास्तान नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि जब कर्ज, लालच और गरीबी एक साथ मिलते हैं तो इंसान कितना डेस्परेट हो सकता है। इतना डेस्परेट कि एक हंसते खेलते परिवार को एक झटके में निगल जाए। इस कहानी के आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लोग बहस करते रहते हैं। कोचू रानी ने जब पैसे देने का वादा किया था
तो उस रात मुखर क्यों गई? कोचु रानी के जिस्म से मिले हुए स्पर्म के सैंपल्स किसके थे? कभी उसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? और दीवार पर बना हुआ वो तीर, क्या वो तीर कोई एक्चुअल निशान था या वाकई एंटनी ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए वो तीर वहां बना दिया था? इन सवालों के जवाब 15 साल तक कोई नहीं दे पाया। आज की कहानी में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा, मेरे बाकी के वीडियोस देखिएगा और उसको देखने के बाद अगर आपको लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, सत्यमेव जयते।